चैलेंजिंग तो कभी कुछ नहीं रहा, क्योंकि हम उत्तराखंड के लोग हैं। उत्तराखंड के लिए तो चैलेंजिंग कुछ है नहीं, हम तो बाढ़ में बारिश धूप और आप जानते हैं, क्योंकि आप तो मेरे साथ खड़े हैं, 2017 में भी मेरे साथ खड़े थे। लेकिन मैंने अपने एक नेचर बनाई है कि सामने वाला क्या करता है उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं, मैंने तो अपनी लाइन बड़ी करनी है। नमस्कार, राजनीति.com में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नरेश। राजनीति पर चर्चा में आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो एक महिला निगम पार्षद है और अपनी जनता के बीच में ही रहती हैं, हर समय जनता की सेवा के लिए तत्पर रहती हैं। और ऐसा भी हमने सुना है कि कई बार जनता के साथ अगर कोई समस्या होती है तो ये खुद ही उनकी समस्या को निपटाने के लिए वहां पहुंच जाती है। साल 2017 में पूर्वी दिल्ली की महापौर भी रह चुकी हैं। हमारे साथ आज नीमा भगत खुद मौजूद हैं। नीमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका राजनीति.com। नमस्कार नरेश जी, मैं राजनीति.com का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मुझे इसके लिए मेरे साथ बात करने की जो ये मुहिम चलाई है, उसके लिए मैं धन्यवाद कर रही हूँ। मैम, पहला सवाल मेरा सिर्फ यही है कि आप राजनीति में कैसे आए, क्योंकि राजनीति में आना जो आज के समय में काफी कठिन होता है, कोई आ नहीं पाता है, काफी स्ट्रगल होता है। आप कैसे आए और महापौर तक का सफर आपने तय किया? एक्चुअली मेरा राजनीति में आना तो एक इत्तेफाक है, क्योंकि जनरली मैं राजनीति तब उस टाइम पर बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करती थी। लेकिन जैसे हम लोग आज अपने मेंबर बनाते हैं, तो हमारे पड़ोसी एक है, वो भी मुझे मेंबर बनाने आए थे, मतलब मेरे फैमिली को, क्योंकि हम हमेशा ही भाजपा के, भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड को लगा कि शायद कहीं मेरे को कोई पोटेंशियल है। उनके कहने पे ही मेरी 2 रुपये की पर्ची करती थी और मैं मेंबर बनी थी। उसके बाद मुझे समिति से लेकर मंडल महिला मोर्चा महामंत्री, फिर उसके बाद मैं जिले में आई, फिर मैं आज प्रदेश में हूँ। उससे पहले महिला मोर्चा की 2 बार की जिला अध्यक्षा रही, उसमें भी प्रदेश में महामंत्री बन के आई। मैं कुल मिला के यदि इस बात को एक शब्द में कहना चाहूँ तो पार्टी ने मुझ पर बहुत ज़्यादा विश्वास किया और मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का, अपनी पार्टी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ और पूरे उत्तराखंड की ओर से भी करना चाहती हूँ कि जब पार्टी ने मुझे मेयर बनाया था तो वो तो खैर तब तो मुझे पता नहीं था, लेकिन बाद में मुझे पता चला जब मैं उत्तराखंड गई कि मैं उत्तराखंड की पहली मेयर हूँ। तो ये इतना बड़ा सम्मान एक उत्तराखंड की नागरिक को देना, एक गांव से हम लोग जो निकल के आए हैं, तो मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है और इसके लिए मैं अपनी पार्टी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन से आप आते हैं, अल्मोड़ा से जी। आपकी स्कूलिंग कैसे हुई, पढ़ाई आपने किस विषय में की और घर परिवार का आपका किस तरीके का परिवेश था? क्योंकि वैसे तो जो हमारे गांव का आप देखना चाहें तो मैं रानीखेत से बिलोंग करती हूँ और वो रिचेस्ट लोगों में वहाँ के लोग गिने जाते हैं। लेकिन क्योंकि मेरे फादर जॉब करते थे, वो DHO थे उस टाइम पर, तो हम लोग अल्मोड़ा रहते थे। वहीं पर मेरी पूरी पढ़ाई हुई। अल्मोड़ा तो आपको पता है कल्चरल सिटी है और वहाँ का एजुकेशन का रेट भी 100% है, तो वहाँ पर मेरी पूरी पढ़ाई भी MA BEd तक मैंने वहीं किया था। लेकिन मेरी शादी छोटी एज में ही हो गई थी। मैं उत्तराखंड में थोड़ा शादी जल्दी हो जाती है, 17 साल की एज में मेरी शादी हो गई। लेकिन उसके बावजूद भी मैं अपने फादर इन लॉ का और अपने हस्बैंड का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे कभी ना तो मुझे पढ़ाई से रोका और ना जब खुद मुझे राजनीति में आकर मेरे को पूरा, जिसको कहते हैं कि 100% कोऑपरेट किया। और चाहे बाद में मेरे बच्चे बड़े हो गए थे उनका और आज भी, लेकिन सपोर्ट होने के साथ मेरी पार्टी ने, मेरे परिवार ने कभी मुझे किसी भी बंधन में नहीं बांधा। उन्होंने कहा, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ के दरियागंज में अपना एक काम है, हमारी ओखला में फैक्ट्री है, तो भगत जी एंड कंपनी नाम से वो एक सिंबॉलिक है कि ईमानदारी का प्रतिमूर्ति है। तो जिस दिन मुझे टिकट मिला या जिस दिन मैंने भाजपा ज्वाइन करी, तो मेरे ससुर ने मुझे एक ही बात बोली कि बेटा आपके ऊपर पूरे उत्तराखंड की जिम्मेवारी है और आप भगत परिवार की पहली महिला हो जो राजनीति में जा रही हो, और भगत जी एंड कंपनी का क्या नाम है वो आपको पता है। इस नाम को कहीं भी ठेस लगेगी तो वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इशारों वगैरह थी, ईमानदारी से चलना। उन्होंने साफ साफ शब्दों में बोल दिया था कि आपको ईमानदारी करनी है। उसके साथ साथ ये कहते हैं कि जिन्होंने मुझे राजनीति में पहचाना, राजनीतिक गुरु के तौर पर डॉक्टर हर्षवर्धन जी, क्योंकि जिस वक्त मैं
मैं उस वक्त जिले में थी और राउंड चल रहे होते थे, तो पता नहीं डॉक्टर साहब ने ऐसा हमने क्या देखा कि उन्होंने टिकट दिया। जबकि सच्चाई ये है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि काउंसलर की ड्यूटीज क्या हैं और काउंसलर का मतलब काउंसलर क्या करता है, कुछ नहीं पता था। लेकिन आज जब मैं देखती हूँ हमारी बहनों को, वो काफी अवेयर हैं, उनको सब कुछ पता है। तो उस समय हम लोग बिल्कुल रॉ थे और शायद वही डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने भी एक ही बात कही थी कि मैं तुम लोगों को एक कोरी चादर पहना रहा हूँ, इसको मुझे ऐसे ही वापस करना 2022 में। तो कोशिश करी, अब कितनी सक्सेस हुई तो पार्टी जानती है या गीता कॉलोनी की जनता जानती होगी, लेकिन मैंने अपनी ओर से अपने में कम से कम ये दाग नहीं लगाने दिया कि गीता कॉलोनी की पार्षद बेईमान है। अच्छा, 2007 में पहली बार आप निगम पार्षद बनी थी जी। उस समय क्या चैलेंजेस थे आपके सामने, क्योंकि आप एकदम नई थी और नए लोगों को सीखने में कुछ समय भी लगता है, क्योंकि राजनीति ऐसी है कि बहुत वास्ट चीज है, सीखने के लिए काफी कुछ होता है। एक्चुअली मेरा फैमिली बैकग्राउंड, मैं तो राजनीति में नहीं थी, लेकिन मेरा फैमिली बैकग्राउंड, मेरे मासी के बच्चे, मेरे मामा वगैरह अच्छे खासे लीडर थे अपने एरिया के। और मैंने कॉलेज की लाइफ भी देखी है जिसमें हम लोग काफ़ी राजनीति करते थे। तो मेरे लिए चैलेंजिंग तो कभी कुछ नहीं रहा, क्योंकि हम उत्तराखंड के लोग हैं। उत्तराखंड के लिए तो चैलेंजिंग कुछ है नहीं, हम तो पहाड़ में बारिश धूप और आप जानते हैं, चैलेंजिंग कभी नहीं रहा। लेकिन ये मेरा हमेशा अपने आप से वादा होता है कि जिस काम को आपने लिया है उसको आपने 100% अपना देना है। बस सुबह भगवान से उठ कर एक ही प्रार्थना करती हूँ कि आज का दिन अच्छा निकल जाए और मेरे ऊपर मुझे खुद पे गर्व ना हो, घमंड ना हो कि मैं तो ये हो गई। और इसी एक ही चीज को मैं रिमाइंड करती हूँ, मैं कहीं जाऊँ किधर भी जाऊँ, मेरे को ये जरूर रहता है कि मैं उत्तराखंड की हूँ, भगत परिवार की बहू हूँ, उपाध्याय खानदान की बेटी हूँ और भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ। ये सारी जिम्मेवारियों को लेके मैं कोई काम करती हूँ और पता नहीं कितनी सक्सेस हुई है तो आप ही लोग बताएंगे या जनता बताएगी या पार्टी बताएगी, लेकिन मेरा प्रयास ये रहता है कि किए हुए वादे को निभाऊं। अच्छा, अब एक लंबा समय हो चुका है आपको निगम पार्षद रहे, क्षेत्र में उस समय क्या क्या समस्याएं थी जब पहली बार निगम पार्षद बनी थी और जिन पर आपने सबसे पहले और सबसे ज्यादा काम किया हो? एक्चुअली उस वक्त मुझसे पहले कांग्रेस के यहाँ पर हमारे निगम पार्षद थे, काफी चैलेंजिंग थे। एक तो बाय बिहेवियर उनके साथ काफी टकराव रहता था, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे कि एक महिला मुझे हरा रही है, क्योंकि वो उसको अपनी हार समझ रहे थे। तो तब उन्होंने काफी चैलेंजिंग दी, लेकिन आज मैं ये कह सकती हूँ कि आज वो मेरे साथ खड़े हैं। 2017 में भी मेरे साथ खड़े थे, लेकिन मैंने अपने एक नेचर बनाई है कि सामने वाला क्या करता है उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं, मैंने तो अपनी लाइन बड़ी करनी है। तो वो कुछ भी करते थे, यहाँ तक कर देते थे कि जो हमारे ये नालियों के आउटलेट होते थे जहाँ से पानी बाहर जाता था, वहाँ सीमेंट के कट्टे भर के डाल देते थे, तो पूरा एरिया चौक हो जाता था। अच्छा, अब मैं नई थी, मुझे आइडिया नहीं था, लेकिन तब मेरे एसआई थे जत्तार जी, मैं उनको याद कर रही हूँ, बहुत बढ़िया काम करते थे। और मैं इस मामले में बहुत भाग्यशाली हूँ, जो मेरी निगम की टीम है वो इतनी बढ़िया है कि वो मेरी आंखों के ना इशारों से समझ जाती क्या काम करना है। मैं इस मामले में बहुत भाग्यशाली हूँ। तो चैलेंजिंग क्या थी कि तब एरिया में एक्चुअली उस वक्त शीला दीक्षित की गवर्नमेंट थी और चुनाव 2008 में चुनाव होने थे, तो फंड बहुत अच्छा मिला था। जैसे आजकल ये नोटोरियस पना हो रहा है कि हम ही राजा हैं, हम ही सब कुछ हैं, बीजेपी वालों को धूल चटा देंगे, ऐसा नहीं होता था। जो फंड होता था, जो दिया जाता था, वो पॉजिटिवली दिया जाता था, उसमें बीजेपी कांग्रेस का रोल नहीं होता था। तो काफी फंड अच्छा मिला। और जब डॉक्टर हर्षवर्धन जी 2008 में हमारे विधायक बन के आए, उस वक्त गीता कॉलोनी में कोई भी एक सड़क ऐसी नहीं थी जो बनानी थी। लगभग सड़कें बनी थी, पार्क सारे तैयार थे, लाइटें लगी हुई थी, हाई मास्क लगी हुई थी। और मैं छोटे से उसमें कहूँ तो इतना फंड था कि हम यदि कोई हमसे ये कहता था कल आप हमारा ये काम करवा दो, तो हम इमीडिएट हाँ कह देते थे। और आज स्थिति ये है कि हमें राउंड लेने में डर लगता है, पब्लिक कहेगी पैचिंग कर दो, तो हम कहाँ से करें। फंड के नाम पे जीरो है। जनता को मैं आपके द्वारा राजनीतिक.com के द्वारा कहना चाहती हूँ, आज हम जितने भी पार्षद हैं बीजेपी के, बहुत ही ज्यादा मजबूर है, क्योंकि सिवाय मेयर के कोई जिम्मेवारी किसी को बांटी नहीं गई है। ना जॉन बने हैं, ना स्टैंडिंग है, ना आपकी कमेटियां बनी है, ना फंड आ रहा है। हम अपनी बात कहाँ रखें ये भी आज समझ में नहीं आता। तो आप लोग हमें कोऑपरेट कीजिए। मैम ये बताएं कि एक निगम पार्षद को कितना फंड अलॉट होता है आमतौर पे? जनरली 50 लाख रुपये साल का तो होता ही है,
बाकी आप मेयर से ले लेते हैं, स्टैंडिंग से ले लेते हैं, कमिश्नर से ले लेते हैं और एडिशनल से ले लेते हैं, अपने डीसी के पास कुछ फंड होता है। कुल मिला के यदि आप पर आपको नॉलेज है और हमारी पार्टी हमें बार बार बताती भी रहती है तो 2-1 करोड़, 1.5 करोड़, 2-1 करोड़, 2.5, 3, 5 करोड़ तक भी ले लेते हैं, क्योंकि एजुकेशन का फंड अलग होता है, हॉर्टिकल्चर का फंड अलग होता है, तो काफी कुछ मिला के अच्छा खासा हम लोग काम कर लेते हैं। आपके क्षेत्र में इस समय अब तक आपने क्या क्या काम किए हैं? 1-2 काम ऐसे गिनवाइए जो आपको लगता है कि हाँ ये सबसे ज्यादा बढ़िया काम है। इस क्षेत्र में मैंने अब तो आज की डेट में सड़कें टूट चुकी है। गीता कॉलोनी को लगभग 100% सड़क बनाई थी, अपने पार्कों को रिडेवलप कराया था। जो शहीद भगत सिंह पार्क है 17 ब्लॉक का, ये तो इतना बढ़िया बनाया था कि लोग साउथ से भी देखने आते थे, इतना सुंदर था। एक कम्युनिटी सेंटर बनवाया, अपने स्कूल, अपने वार्ड में 3 स्कूल हैं, तीनों स्कूलों की 2 बिल्डिंग मैंने पिछले टाइम बनाई थी तीनों, और इस बार दोबारा से उनकी बिल्डिंग्स बनाई है। और अपने वहाँ मैंने एक अभी बच्चों के खेलने के लिए हमने अभी एक उसका एक तो लाइब्रेरी का और एक हम इंडोर गेम के लिए हम एक बनवा रहे हैं। और फिलहाल पैसा नहीं है, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन जो भी फंड इधर उधर से आते हैं कोशिश करते हैं। और अभी हमने इन पे ग्रीन टाइल्स भी मैंने लगाए थे, अपने पार्कों के गेट का भी रेनोवेशन, सौंदर्यीकरण किया। लेकिन एक्चुअली होता क्या है, कुछ हमारी जेन्युइन प्रॉब्लम है यहाँ पर, स्मोकियों ने हमें बहुत तंग कर रखा है। अच्छा, वो हमारी चेयरें तोड़ देते हैं, हमारे उधर अपना कमरा है उसका पूरा सीलिंग तोड़ के इसमें से गार्डर उतार के ले गए। लेकिन फिर भी काम हुआ है, और आज की डेट में तो हम एक ही काम करते हैं। आपके क्षेत्र में एनक्रोचमेंट की भी काफी समस्या है, हमने देखा है, और उसकी वजह से कई बार ट्रैफिक जाम लग जाया करता है। एनक्रोचमेंट के खिलाफ किस तरीके से आप? एनक्रोचमेंट के लिए हमने बार मैंने आज से 15 दिन पहले भी एनक्रोचमेंट हटाया है। लेकिन आप जानते हैं जनता, यदि हम लोग इतने ही समझदार होते तो एनक्रोचमेंट होता ही नहीं। आज हम हटाते हैं, हमारे जाने के आधे घंटे के बाद वो चीजें दोबारा एग्जिस्ट करती है। तो ये एक ऐसी प्रक्रिया, या तो हम बराबर करते रहे, और इसमें कई हेडल्स है, जैसे कभी पुलिस हमें नहीं मिलती, कभी हमारे पास स्टाफ कम होता है। जैसे आज की डेट में आपने मेरे वहाँ देखा होगा गाड़ियां बहुत खड़ी हैं। पहले हम गाड़ियां उठवा लेते थे, कहीं रहते हैं शिवपुरी गाड़ी की तकड़ोरी में खड़े कर देते हैं, लेकिन आज हाईकोर्ट का ये ऑर्डर है कि आप सड़क में खड़ी गाड़ी को नहीं उठा सकते। तो हमारे हाथ बंधे हुए, कोर्ट से बड़ी कोई चीज नहीं है। तो कई चीजें हैं, इंक्रोचमेंट है, मैं उसको एक्सेप्ट कर रही हूँ। आज इंक्रोचमेंट से भी ज्यादा हमारे वार्ड की जो मेन प्रॉब्लम है, एक तो गाय जानवरों की है, एक कुत्तों की है। अभी हम गाय उठवाने के लिए बोलते हैं तो जहाँ हमारे सेल्टर है वो फुल हो चुका है। डॉग्स का तो आपको पता ही है जी, जहाँ हमें यदि उठाते भी हैं तो हमें वहीं को वापस करना होता है। तो ये 2 समस्या तो इतनी बड़ी हो गई है, कभी कभी तो लगता है कि जनता चिल्ला पड़ती है, जिनके बच्चों को काट दिया जाता है, जिनके बुजुर्गों को भी। हमारे गीता अपार्टमेंट में रिसेंटली हुआ अभी रिसेंटली हमारे बुजुर्ग को पूरा मांस निकाल दिया, लेकिन हम कुछ नहीं करते। हम लोग, हमारे हाथ बंधे हुए हैं, एनजीओ को जिसको दिया है। और लेकिन ये डॉग्स भी इतने चालाक होते हैं, जैसी वो गाड़ी आती है वो भाग जाते हैं। तो ये 2 प्रॉब्लम एरिया बहुत ज्यादा है। अच्छा, ये गाय वाली आपने जिक्र किया, कई बार हम लोग निकलते हैं यहाँ से, कई बार तो गाय सड़क पर बैठी होती है, वही उनके कान में एक बैज भी होता है। हाँ, वो लॉन करा होता है, उससे पता चलता है कि किसकी है वो ओनर का पता है, और उसमें लॉन दिया होता है। तो क्या हम ओनर्स को नहीं समझा सकते कि आप ऐसे रोड्स पे मत छोड़ो? ऑनर्स को समझाने क्या, ऑनर को तो खुद ही समझ में आना चाहिए, और समझाते भी है। गाड़ियां उनकी गाड़ी को हम उठा के भी ले जाते हैं, लेकिन बात तो ये है ना, समझाओगे तो इसको जो समझना चाहेगा वो समझना ही नहीं चाहेगा। कोई एक्शन अगर ले तो कैसा रहे? एक्शन तो यही ले सकते हैं, गाय उठा लो, लेकिन हमारे पास अब जगह फुल हो चुकी, तो अब कभी एक्शन भी करो तो वहाँ के पर्सन नाराज हो जाते हैं। तो काफी चीजें हैं, लेकिन फिर भी मेरे वहां से भी पीछे 15-20 गाय हमने उठवाई है। लेकिन होता क्या है कि जब गाय उठती है तो वो वापस नहीं मिलती, तो उससे वो आदमी भी हमसे नाराज हो जाता है। तो क्योंकि राजनीतिक प्राणी है हम लोग भी, और तो उसका भी हमें सोचना पड़ता है, लेकिन फिर भी जो हार्ड रूल्स है, जो हार्ड डिसीजन हमें वो लेते हैं। इसके अलावा एक आजकल देखा हमने, लोग ना अपनी सेहत को लेकर के काफी जागरूक हुए हैं। ओपन जिम का काफी कल्चर चल रहा है, तमाम दिल्ली के अंदर एरियाज हैं जहाँ पर पार्क थे, और उन पार्क्स का सौंदर्यीकरण करने के बाद वहां पर काफी सारी ऐसी चीजें लगा दी गई जिससे कि लोग एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज करने के लिए काफी सारी मशीन्स लगा दी गई हैं। वो आपके एरिया में कहीं हुआ है? हाँ, मेरे वहाँ 2 जगह लगी हुई थी, 3 जगह। एक 14 ब्लॉक का पार्क, मेहंदी पार्क जिसको हम कहते हैं, एक शहीद भगत सिंह पार्क में, और एक 7 ब्लॉक में। और हमने सिर्फ मशीनें ही नहीं लगाई, इसके नीचे जो मैट होता है वो उसमें जंपिंग होती है हल्की हल्की,
यदि उसको ना लगा के सिर्फ आप मशीनें लगाते हैं तो आप स्वास्थ्य के लिए खराब है। अच्छा। लेकिन जब आप उसको यूज करते हैं तो जब व्यक्ति घूमता है चलता है तो उसमें एक स्पॉन्जी होता है ना, तो उसको उनको प्रॉब्लम नहीं होती है, वो उनकी पूरी बॉडी के लिए भी अच्छा होता है। अच्छा। और गिरी भी गई तो चोट भी नहीं लगती। तो मैंने अपने वार्ड में 3 लगवाए थे, तब महेश गिरी जी के फंड से, वो हमारे MP थे, तो उन्होंने उनको कहकर हमने लगवाए। अच्छा, एक निगम पार्षद जो होता है उसको अपने विधायक से या फिर अपने सांसद से कैसा सपोर्ट मिलता है? सपोर्ट एक्चुअली क्या होता है कि छोटे छोटे कामों के लिए उनका फंड मिलता नहीं, लगता ही नहीं है MP का। जैसे हमें सड़क रिपेयर करवानी है, सड़क बनानी है, MP का फंड तो कोई नई जगह, जैसे हम कोई नया अपना समुदाय भवन बना रहे हैं, कोई नई चीज हम बना रहे हैं, तो उसमें हम MP का फंड ले सकते हैं। पुरानी चीजों में या किसी गरीब पे इसमें नहीं ले सकते। और वो अपनी पार्टी का अगर MP हो तो वही सपोर्ट मिल पाता है ऐसा? हमारे 99% तो हम लकी है कि हमारे यहाँ MP होता है। लेकिन इस बार सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमको अपने एरिया में सीवर और पानी की आ रही है। हमारे एरिया से लोग कूड़े से परेशान नहीं है, उठता है, सफाई कर्मचारी आता है, डोर टू डोर कलेक्शन होता है, ढलाव सिर्फ तो मैंने खत्म ही कर दिए, कंपैक्टर में कूड़ा जाके क्लियर हो जाता है। अभी भी मेरे गीता कॉलोनी में यदि आप आज कैमरा लेके जाएंगे तो आपको यहाँ पर कोई आपको बैग नहीं, जो कूड़ा है वो नहीं मिलेगा। अच्छा, अगर हम आपके क्षेत्र की बात करें तो मैम आपके क्षेत्र में यमुना बहुत करीब है। हाँ, सामने। और आप 2007 से आपने बताया निगम पार्षद हैं, तो पहले भी यहाँ पर बाढ़ की स्थिति पैदा हुई है कई बार, मतलब ऐसी स्थिति कभी पैदा हो सकती है, खासतौर पर जून जुलाई के महीने में, और इस बार भी काफी ज्यादा दिक्कत हुई है साल 2023 में। तो ऐसी सिचुएशन में लोगों को कैसे मदद करते हैं जो लोग निचले इलाकों में रहते हैं, जो लोग यमुना के बिल्कुल सटे हुए एरिया में रहते हैं? एक्चुअली पहले तो आप तो बहुत साइंस बहुत डेवलप करके पता चल जाता है, तो पहले उनको लो लाइन से हम लोग अब कर लेते हैं, और वैसे ये काम SDM वगैरह का ज़्यादा होता है। लेकिन हमारी निगम की टीम उस एरिया को क्लीन करना, उनको ऊपर लेके आना, उनको हेल्प करना। तो जैसे आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी का अभी भी पूरे दिल्ली में कैंप लगे हुए हैं जिसपे उनको भोजन प्रोवाइड करवा रहे हैं। हम निगम के थ्रू वहाँ फॉगिंग करवा देते हैं, वहाँ पे मलेरिया और मच्छर की दवाइयाँ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और अपने पीने का पानी प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो हर तरीके से जो भी उनको जरूरत है, अभी 2 दिन पहले हमने एक मेडिकल कैंप भी लगाया था। जो जरूरत वहाँ पे रहने वाले लोगों को है, वो जरूरत में यदि कोई आज की डेट में उनके साथ खड़ा है तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता खड़ा है। और मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ अपने अध्यक्ष विजेंद्र सचदेवा जी का और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का, जिन्होंने हमें स्पष्ट बोला है कि आप सभी पार्षद, पूरा एरिया क्लीन होना चाहिए, उनके आसपास आपको क्लीननेस करनी चाहिए, आप लोग को वहाँ जाके उनकी समस्याएं सुननी चाहिए। मतलब हम लोग अपने आत्मा से तो कर ही रहे हैं, पर पार्टी ने भी हमें क्लियर डायरेक्शन दिया है कि आप लोग वहाँ जाइए और ये काम आपको करना है। इसके अलावा देखिए, मैं जानना चाहता हूँ कि अब इलेक्शंस जो है बहुत करीब है, 2024 का लोकसभा चुनाव है, 25 में फिर दिल्ली चुनाव है। खासतौर पर लोकसभा चुनाव में निगम पार्षदों को किस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है? हर निगम पार्षद को अपना वार्ड जिताने की जिम्मेवारी होती है, और सच्चाई ये है कि हमारा तो नारा यही है कि बूथ जीता तो चुनाव जीता, या मेरा बूथ सबसे मजबूत। तो हम लोग सिर्फ उसी पर फोकस करते हैं, वही हमारा वार्ड है, वही हमारी दिल्ली है, और वही हमारा देश है, खासतौर पर इलेक्शन के टाइम। बिल्कुल, और इलेक्शन के टाइम पर ही नहीं, वैसे जनरली भी। हाँ, हमारा वार्ड ही हमारी दुनिया है। चाहे हम तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता तो 365 दिन इलेक्शन मोड में ही रहता है। आपने देखा होगा कि कोविड में भी हम लोग इलेक्शन मोड में ही थे, हमें तो नहीं पता था, लेकिन कोविड में भी हमारी पार्टी का सीधे सीधे क्लियर हम लोग को होता कि आप लोगों को जनता के बीच में रहना। हम राशन भी बांट रहे थे, दवाइयां भी दे रहे थे, लोगों के घर में भोजन भी पहुंचा रहे थे, हम मास्क भी बांट रहे थे, सैनिटाइजर भी दे रहे थे। मैं ही नहीं, मेरी पूरी दिल्ली के पार्षद तो थे ही थे, पर्टिकुलर हमारा समिति का अध्यक्ष तक काम कर रहा था। तो हम लोग तो हमेशा इलेक्शन मोड पे रहते हैं। अभी हाल ही में दिल्ली में MCD चुनाव कंप्लीट हुए, लेकिन दिल्ली में इस बार बीजेपी जीत नहीं पाई। भले ही कुछ कम मार्जिन से ये हार हुई हो, लेकिन जीती आम आदमी पार्टी। क्या मानते हैं, कहाँ गलती हुई, कहाँ गड़बड़ हुई? सबसे बड़ी गलती तो ये कि दिल्ली में 7.5 लाख वोट कटे, उसमें से 90% वोट हमारा कटा है, और ये तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने इंटेंशनली वो चीज की गई है। और दूसरी, उसके बाद हमारे काफी पार्षद ऐसे हैं जो 500 से नीचे, 100 से नीचे भी हारे हैं। और देखिए, मेरे को तो अटल जी का ये कविता बहुत अच्छी लगती है, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ में जो मिला ये भी सही वो भी सही। जब राजनीतिक पार्टियां हार और जीत तो लगी रही, वो कोई पॉइंट्स नहीं है, लेकिन हमने अपना 100% दिया,
जो हमें देना चाहिए वो हमारी ड्यूटी है, वो मैंने भी दिया, मेरी पार्टी ने भी दिया, हमारे सभी लोगों ने दिया। और ऐसा नहीं है, इन्होंने तो कहा था कि 20 लोग जीत के आएंगे, 20 से भी नीचे, और 104 हम लोग जीत के आए थे। अभी तो हम कुछ और बढ़ गए हैं, लेकिन मैं तो ये कहूंगी कि तीसरी बार हम लोग आए हैं, बहुत बड़ा हमारा नंबर है। अच्छा, आपने जब आप पहली बार निगम पार्षद बनी थी उस समय भी एक ही मेयर होता था दिल्ली के अंदर, हाँ। आरती मेहरा जी होती थी। आरती मेहरा जी 2 साल हुई। और उसके बाद ऐसा समय आया जब दिल्ली में 3 मेयर हुए, तो आपने दोनों समय देखा, एक मेयर वाला टाइम भी देखा और 3 मेयर वाला भी देखा, और एक बार तो आप मेयर रही भी हैं। तो आपको क्या लगता है कि बेटर कौन सा था, एक मेयर दिल्ली में होना चाहिए कि 3 मेयर दिल्ली में? देखिए, डिपेंड करता है कि आपके पास संसाधन कितने। यदि ईस्ट दिल्ली के पास संसाधन पूरे होते तो 3 में भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो हम लोग साउथ से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, पर इन्होंने उसको लागू ही नहीं किया। मतलब इन्हें 100% पता था कि यदि मैं 4 पे कमीशन को लागू करता हूं तो बीजेपी का कार्यकर्ता तो ऐसा कार्यकर्ता है जो 24 घंटे, जिनका मेन बॉस, जिनका प्रधान सेवक 18 घंटे काम कर रहे हैं, तो आप कल्पना करिए जिसके दादा परदादा या घर का बड़ा बुजुर्ग 18 घंटे काम करेगा, बच्चे भी तो 12 घंटे डर के मारे करेंगे ना, शर्म के मारे भी, डर के मारे भी, और उनको देखकर प्रेरणा लेके भी। ये 3 तरीके यहाँ रह रहे हैं, कुछ लोग प्रेरणा लेके करेंगे, कुछ शर्म के मारे करेंगे, और कुछ डर के मारे करेंगे, लेकिन करेंगे। तो हम तो उस पार्टी से आए हुए लोग हैं जिनके प्रधान सेवक 18 घंटे काम कर रहे हैं, तो उन्हें पता था ये काम करेंगे, तो उन्होंने फंडे भी दिया। चलिए, अब हमारा शो अंतिम दौर की तरफ बढ़ रहा है। महिलाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? आप खुद भी एक महिला हैं, और महिलाएं, मेरा मानना है कि पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चली नहीं रही, उनसे आगे भी धीरे धीरे निकलती जा रही है। बिल्कुल, आज की डेट में महिलाएं पुरुषों से ज़्यादा आगे हैं। सबसे बड़ी बात मैं महिलाओं के लिए आपको बताऊं, जो महिला एक दूसरी ज़िंदगी को जन्म देती है अपनी जान को जोखिम में डाल के, वो महिला कितनी स्ट्रांग होती होगी, आप ये समझ सकते हैं। तो आप राजनीति में देखिए, या किसी ऑफिस में देखिए, या आप घर में ही देख लीजिए, महिलाएं स्ट्रांग होकर निकली हैं। मैं तो सिर्फ महिलाओं से, जो महिलाएं राजनीति में आना चाहती हैं, उनसे एक बात करना चाहती हूँ, राजनीति हो या कोई आपका ऑफिस हो या आपका कोई भी वर्क हो, शॉर्टकट मत देखिए। शॉर्टकट के चक्कर में हम लोग गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं। पहले परिवार, क्योंकि परिवार में महिलाओं के पास 2 जिम्मेवारी होती है, परिवार और राजनीति। जैसे मैं जब राजनीति में आई, मेरे बच्चे बड़े हो गए थे, लेकिन मेरी फैमिली ने फुल सपोर्ट किया, तो मैं राजनीति में अपना टाइम दे पाई। लेकिन राजनीति में आप क्वालिटी ऑफ टाइम दीजिए, क्वांटिटी ऑफ वर्क की कोई ज़रूरत नहीं है। आप डिसाइड कर लीजिए कि मैंने 8 घंटे देने हैं, मैं जॉब की तरह कर रही हूँ, लेकिन उसको मतलब है 8 घंटे का मतलब आपको पॉजिटिवली और क्वालिटी टाइम वहाँ पर अपना देना है। ये मैं महिलाओं से कहूँगी, शॉर्टकट ना करें, अपना क्वालिटी ऑफ टाइम इन्वेस्ट करें, बच्चों की जिम्मेवारी समझाएं, और उनको भी जो माँ का टाइम है, जो माँ की ड्यूटीज़ हैं, उसको करके आप अपने फैमिली को सेटल करके। अब जैसे आपको घर नाश्ते वाली आपकी नहीं आई और आपको पार्टी के प्रोग्राम में जाना है, तो 4 बजे उठ के नाश्ता बनाइए, अपने बच्चों की व्यवस्था करके आइए, फिर 6 बजे आप पार्टी के काम में आ जाइए। तो दोनों चीज़ें हैं। और ये ज़रूर मैं मानती हूँ कि महिलाओं के लिए राजनीति में आना थोड़ा टफ इसलिए है, उसको दोनों जिम्मेवारियाँ निभानी पड़ती हैं। मैं तो, आप तो 2 कह रहे हैं, मैं तो 3 कहती हूँ। मायके की भी जिम्मेवारी निभानी पड़ती है, ससुराल की जिम्मेवारी भी निभानी पड़ती है, और समाज की भी, क्योंकि सबकी आंखें उस पर होती हैं। और आज की डेट में आप देखिए हमारी सुषमा जी किस तरीके से निभा रही थी, तो अभी हमारी राष्ट्रपति महोदया जी हैं, कितने बढ़िया तरीके से निभा रही हैं। तो महिलाएं पुरुषों से हमेशा आगे थी, आगे हैं और आगे रहेंगी। हमारे पोर्टल के बारे में और हमारे फाउंडर्स के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो राजनीतिक.com को सच बताऊं तो जिस तरीके से आपका सेटअप है और जिस तरीके से आप क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं, मतलब लग रहा है कि पूरा एक प्रोफेशनल तरीके से आप आए हुए हैं, और अच्छा भी लग रहा है। और जब आप प्रोफेशनल तरीके से बात करते हैं तो भी जो वक्ता होता है ना, वो भी बहुत अच्छी बातें अपने अंदर से आके बोल पाता है। राजनीतिक.com की जो अपने फाउंडर हैं मनोज अग्रवाल जी, और जो इनके को फाउंडर है मोहित क्वात्रा जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहती हूँ। और ये मेरी तमन्ना है कि आपका बहुत अच्छा स्टूडियो बने और आप दिल्ली में एक रेपुटेटेड एक चैनल के तौर पे निकल के आएँ, और भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी जब 2024 में जीत के आए तो हम आपको दोबारा इंटरव्यू देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए। तो ये थी नीमा भगत जी, और इन्होंने काफ़ी गहराई के साथ हमारे साथ बात की, अपने विचार हमारे सामने रखे। फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम एक नई शख्सियत के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।